रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 19 शेखावत मेंशन। जश्न अति को लेकर अपने कमरे में आ चुका था और अंशुल अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी अभी जश्न और अति जो उससे कहकर गए। बेशक से अंशिका कैसी हो लेकिन उसके हिसाब से जश्न को उसे मारने का कोई हक नहीं बनता था। वो पहले ही जश्न और अति दोनों से बेहद नफरत करता था क्योंकि जश्न उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा था। लेकिन अब तो जैसे उसकी जश्न और अति दोनों के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, अब तक मैं चुप था लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा जश्न। अगर तुम शेखावत खानदान के खून हो तो मैं भी इसी खानदान का हूं। अब मैं देखता हूं कि कौन मुझे अपना हिस्सा लेने से रोकता है। और अगर अंशिका की मौत का बदला मैंने तुम दोनों से नहीं लिया तो मैं भी अंशुल शेखावत नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद डेविल एक्सप्रेशंस आ गए थे। वहीं प्रकृति जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी वो उसके पास आई और बोली, क्या हुआ अंशुल जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। अंशुल उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी मदद करोगी? मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत किया और फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहती हो? प्रकृति फीका सा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं समझ गई हूं अंशुल जी, आपने जो किया वो आपके हिसाब से ठीक है। जैसे मैं आपसे प्यार करती हूं और चाहती हूं कि आप मुझे मिल जाए, वैसे ही आप भी शायद अंशिका से प्यार करते हैं और प्यार करना तो गलत नहीं होता है ना। तो मैं कैसे ही आपको गलत कहूं? अंशुल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे ख्यालात कितने अच्छे हैं प्रकृति। पता नहीं क्यों मैं पहले तुम्हारी बातों को नहीं समझा, लेकिन अब मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। उसकी बात पर प्रकृति हैरान हुई। अंशुल ने अब उसका हाथ थाम लिया और बोला, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं प्रकृति। मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी उसके बावजूद भी अभी तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। तुम्हें धोखे से डाइवोर्स देकर मैंने अंशिका से शादी कर ली लेकिन फिर भी तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। अब इससे ज्यादा प्रूफ मुझे तुम्हारे प्यार का क्या ही चाहिए होगा। क्या तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार हो? प्रकृति बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अंशुल उसे ये सब बातें बोल रहा है। वो रोने लगी। उसे रोते हुए देख अंशुल ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, रोना बंद करो प्रकृति। मेरी वजह से तुम पहले ही बहुत रो चुकी हो। अब मैं तुम्हारी आंखों में और आंसू नहीं लाना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो प्रकृति। अगर तुम थोड़े दिनों का वक्त लेना चाहती हो तो भी कोई बात नहीं। तुम्हारा जब मन करे तब तुम मुझे माफ कर देना। मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं आज के बाद अंशिका का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। बस मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। अगर तुम मेरे साथ नहीं भी रहना चाहती तो भी इट्स ओके। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। प्रकृति रोते हुए बोली, चुप चुप हो जाए अंशुल जी। इसके अलावा अब और कुछ मत कहिए। आपने इतना कुछ कह दिया यही मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप एक बार फिर से मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने अंशिका को छोड़कर मुझे अपना लिया। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ अंशुल जी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ये बोलते हुए वो अंशुल के सीने से लग गई और अंशुल ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो तिरछा मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था प्रकृति, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। आखिर एक नंबर की निहायती बेवकूफ जो हो तुम। लेकिन अब तुम्हारी इस बेवकूफी का फायदा मैं बहुत अच्छी तरह से उठाऊंगा। वो जश्न हमें ढंग से खाने पीने भी नहीं देता लेकिन तुम्हें और विशाखा को इस घर में बिल्कुल मेहमानों की तरह रखा हुआ है, जिनकी सारा दिन खातिरदारी होती रहती है। पता नहीं पहले मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया कि मेरे पास तो एक ऐसा हथियार है जिससे मैं न सिर्फ जश्न सिंह शेखावत को घायल कर सकता हूं बल्कि पूरी तरह से हरा भी सकता हूं। प्रकृति अंशुल से अलग हुई और बोली, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूं अंशुल जी। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी अंशुल उसका हाथ पकड़कर बोला, क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? प्रकृति मुस्कुराई और बोली, इतनी खुशी की बात है। मैं पहले मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और फिर अति को ये बात बताऊंगी। ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, बस घर के मंदिर में ही दिया जलाने जा रही हूँ। अंशुल उसकी बात सुनकर बोला, ये क्या बात हुई प्रकृति? प्यार मैं तुमसे करता हूँ और बातें तुम भगवान जी से करने जा रही हो। जरा मुझे भी तो अपना प्यार दिखाओ ना। मैंने तो तुम्हें अपने दिल से अपना लिया लेकिन क्या तुम मुझे अपना प्यार नहीं दोगी? ये बोलते हुए उसकी नजरें प्रकृति की गर्दन और उसके सीने की तरफ गई। प्रकृति उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो धीमे से बोली, जैसा आप कहें अंशुल जी। अंशुल ने अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा अपने रूम में ले गया। प्रकृति उसकी गोद में सिमटी हुई मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी।
अंशुल उसे रूम में लेकर आया और उसे बेड पर लेटाकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। प्रकृति मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अंशुल जैसे ही उसके ऊपर झुकने लगा उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने हाथ अंशुल की पीठ पर कस दिए। कुछ ही देर में प्रकृति के पूरे कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और अंशुल उस पर झुका हुआ खुद को हल्का हल्का मूव कर रहा था। प्रकृति की सिसकियां उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ जश्न और अति का कमरा। अति बेड पर बैठी थी और जश्न बालकनी में खड़ा स्मोक कर रहा था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। अति कुछ पल यूं ही उसकी तरफ देखती रही और फिर बेड से उठकर उसके पास आई और पीछे से उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोली, बस कीजिए ना जश्न जी, और कितनी बात करेंगे आप? उसकी बात सुनते हुए जश्न हल्का सा मुस्कुराया। वो फोन पर बात करते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ ही देर में कॉल करता हूँ। ये बोलकर उसने अति की तरफ अपना चेहरा घुमाया और बोला, इंपॉर्टेंट कॉल थी बेबी डॉल। अति ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसकर जकड़ लिया और बोली, जब आपने मुझे उस फैक्ट्री में कहा था कि आपने बहुत दिनों से अपनी बेबी डॉल को प्यार नहीं किया तो मुझे लगा घर पर जाते ही आप मुझ पर अपना प्यार बरसाएंगे। आपको पता है कितने दिनों से मैं आपके प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन यहाँ तो आप अपनी ही फोन कॉल्स में बिजी है। ऐसा कोई करता है क्या जश्न जी? मैं ऑलरेडी आपके लिए इतना तड़प रही हूँ और आप है कि मुझे और तड़पाए जा रहे हैं। जश्न ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेबी डॉल मेरे लिए इतना तड़प रही है। अति मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, उन कमीनों के चक्कर में आपने कब से मुझे प्यार भी नहीं किया। बेशक से इस रूम में तो कोई भी हम पर नजर नहीं रख रहा था, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच दूरियां थी। आज मुझे वो दूरियां अच्छे से खत्म करनी है। मुझे आपका प्यार फील करना है जश्न जी। जश्न उसके चेहरे पर झुका और बोला, फील करवाऊंगा बेबी डॉल, तुम्हें अपना प्यार भी अच्छे से फील करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जैसे ही वो काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम थोड़ा सा तड़पने का मजा लो। अति हैरानी से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय तड़पने का मजा लो? ये भी कोई मजा लेने की बात है क्या? जश्न अपनी गहरी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए बोला, अगर तड़पना जश्न सिंह शेखावत के लिए हो तो वो भी मजे की बात ही है। मैं तुम्हें छोड़कर जाता नहीं, लेकिन काम थोड़ा अर्जेंट है तो जाना पड़ रहा है। उसकी बात सुनकर अति ने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, जाइए, आपको जहां जाना है जाइए, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर वो जाकर बेड पर बैठ गई और जश्न रूम के अंदर आया और अपनी जैकेट वगैरह पहनने लगा। अति हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो नाराज हो रही थी, लेकिन फिर भी जश्न जा रहा था और देखते ही देखते जश्न अब रूम से बाहर भी निकल गया। अति बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, कितने जालिम हैं आप जश्न जी, लेकिन अब आपने ये मुझ पर जो जुल्म किया है ना, इसके लिए आप भी पछताएंगे। आइएगा अब आप रात को वापस। अगर मैंने भी आपको नहीं तड़पाया तो मैं भी अति जश्न सिंह शेखावत नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे का छोटा सा मकान, जिसके हर दरवाजे हर खिड़की बंद थी और अंदर बैठा हुआ विशाल अपने ही घावों और जख्मों पर मरहम लगा रहा था। जब भी वो अपनी चोट पर मरहम लगाता तो उसकी दर्द भरी सिसकी निकल जाती। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं जश्न सिंह शेखावत। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ बिजनेस में चलता है, लेकिन नहीं, तुम्हारा दिमाग तो हर एक चीज में चलता है। यहाँ हम तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और तुम हम पर ही नजर रख रहे थे, लेकिन अब तुम मुझ पर नजर नहीं रख पाओगे और अब मैं जो करूंगा वो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से दरवाजा बजने लगा। दरवाजा बजते हुए देख ही वो डर से कांपने लगा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और इधर उधर नजरें घुमाते हुए सोचने लगा कि अब वो क्या करे। जरूर दरवाजे पर जश्न ही होगा, जो विक्रम और अंशिका को खत्म करने के बाद अब उसे खत्म करने आया होगा। तभी उसकी नजर सामने खिड़की पर गई। वो गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, तुम इतनी जल्दी मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं तुमसे बदला जरूर लेकर रहूंगा, और वो अति, वो तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए और उसे लेकर मैं यहाँ से दूर चला जाऊं, उसके बाद तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये बोलते हुए वो खिड़की की तरफ गया और अगले ही पल उसने खिड़की खोल दी तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई। उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। कहीं वो शख्स जश्न का ना हो, ये सोचकर वो तुरंत खिड़की बंद करने लगा, लेकिन उस शख्स ने खिड़की के अंदर अपना हाथ लगाते हुए उसे वो खिड़की बंद करने से रोक दिया और तुरंत बोला, मैं जश्न का आदमी नहीं हूँ, मैं विहान ठाकुर हूँ, अंशिका ठाकुर का भाई। मैं यहाँ पर तुम्हें मारने नहीं, तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ।
उसकी बात सुनते हुए विशाल एकदम से रुक गया। विहान उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, अब जाकर दरवाजा खोलो, बाकी की बातें यूं खिड़की के रास्ते से नहीं हो सकती। जैसे ही उसने कहा विशाल ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और जाकर दरवाजा खोल दिया। तो अब विहान दरवाजे की तरफ से अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नजर बेड पर रखे हुए मेडिकल बॉक्स पर गई जिसमें से विशाल खुद को दवा लगा रहा था। विहान व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे जख्मों पर तो मरहम लगाने वाला भी कोई नहीं है। विशाल गुस्से से बोला, लेकिन नमक लगाने के लिए तो तुम आ गए हो। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं मरहम भी लगा सकता हूं। मेरी बहन को मार दिया है उस इंसान ने, ठाकुर अंपार को पूरा बर्बाद कर दिया है। मैं जो अति को प्यार करता था लेकिन उस इंसान ने उसे मुझसे छीन लिया। इतने कारण तो बहुत है उससे दुश्मनी के, और ऐसी दुश्मनी के जहां मैं भी अब उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूं, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो जानते हो ना तुम। विशाल मुस्कुराया और बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी अपनी बहन की तरह सिर्फ बातें करना जानते हो, बातों के अलावा और कुछ नहीं। विहान गुस्से से बोला, बातें तो तुमने भी उसके साथ बड़ी बड़ी की थी, लेकिन उखाड़ तो तुम भी उस जश्न सिंह शेखावत का कुछ नहीं पाए। मेरी बहन ने तो फिर भी उसका सामना किया, लेकिन तुम तो पीठ दिखाकर मैदान से ही भाग आए। एक नंबर के फट्टू इंसान हो तुम, और मुझ पर तंज कस रहे हो कि मैं सिर्फ बातें ही तो नहीं करता। उसकी बातें सुनकर अब विशाल बिल्कुल चुप हो गया था। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है। विशाल के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन अति सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए। जश्न शाम का गया हुआ था लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा था और अति को अब भूख लगने लगी थी। वो जश्न का इंतजार तो करना चाहती थी लेकिन उससे इंतजार हो नहीं रहा था, और वो जानती थी कि अगर वो डाइनिंग टेबल पर जाकर नहीं बैठेगी तो बाकी सबको भी खाना नहीं मिलेगा, और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर बैठी दामिनी जी भी तुरंत आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, और कुछ ही देर में विशाखा, प्रकृति और अंशुल भी। प्रकृति अंशुल के साथ बैठी थी और दोनों जब एक ही प्लेट में खाना खाने लगे तो अति थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिलहाल वो अंशुल के सामने प्रकृति से कुछ कहना नहीं चाहती थी। लेकिन दामिनी जी चुप नहीं रही। वो अंशुल की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात, आज तुम नशे में हो क्या जो इसके साथ खाना खा रहे हो? मुझे तो इसकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद और तुम इसके साथ डिनर एंजॉय कर रहे हो। अति गुस्से से बोली, क्यों, ऐसा भी क्या है प्रकृति भाभी में जो आपको उनकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद? और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे और बहू के बीच कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अब समझ में आया मुझे कि अंशुल भैया की सोच इतनी खराब क्यों है। जब संस्कार ऐसे होंगे तो सोच अच्छी कैसे हो सकती है? उसकी बात सुनकर दामिनी जी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। शेखावत मैंशन अति की बात सुनकर दामिनी जी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। जब से इस घर में आए हो तब से मेरे हाथों से सारी पावर निकल गई है। पहले वो जश्न मेरी हर एक बात मानता था और अब मुझे खाना भी ऐसे दिया जाता है जैसे मुझ पर कोई एहसान किया जाता हो। अति भी तुरंत बोली, तो आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। शुक्र मनाए कि जश्न जी ने अभी तक आपको इस घर में रखा हुआ है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो अब तक तो आप इस घर से निकाल दी जाती। अंशुल तुरंत बोला, मैं जानता हूं अति हमारी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मॉम से इस तरह से बात करोगी। वो उम्र में तुमसे बहुत बड़ी है। गलतियां हर एक इंसान से होती है। मुझसे भी हुई है, मॉम से भी हुई है। गलतियां तो विशाखा से भी हुई है ना, लेकिन तुम लोगों ने उसे तो इतनी आसानी से माफ कर दिया। लेकिन हमें तो तुम माफ करने के लिए भी तैयार नहीं हो। माना हमने गलत का साथ दिया, अपने लालच में उस विक्रम का साथ दिया। मैंने लालच के चलते ही अंशिका से शादी की, लेकिन अब जब मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम्हें मुझे तो एक मौका देना चाहिए ना। और मॉम, मैं तो आपसे भी यही कहूंगा कि आप भी ये पैसों का लालच छोड़कर सुधर जाइए। आपकी आने वाली जिंदगी बढ़िया रहेगी, वरना मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मेरे पास तो मेरे लिए ही कुछ नहीं है। मैं आपको तो क्या ही दूंगा। उसकी बात सुनकर दामिनी जी भी हैरान थी कि इतनी जल्दी अंशुल ने अपने हथियार क्यों डाल दिए। लेकिन वो अंशुल को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो इतनी जल्दी बदलने तो बिल्कुल नहीं वाला, और जिस तरह से वो प्रकृति के साथ बैठकर खाना खा रहा था और लवी डुवी होने की कोशिश कर रहा था, साफ पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर अति इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी। अचानक ही दामिनी जी भी अति की तरफ देखते हुए बोली, यही तो बात है। अगर हम सुधरने की कोशिश भी करें तो हमें सुधरने का मौका नहीं दिया जाता, और इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। वरना इस उम्र में मैं ये पैसे और प्रॉपर्टी का क्या ही करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए। लेकिन वो इज्जत नहीं मिलती तो गुस्सा आता है।
ये बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और अति उनकी तरफ देखती रह गई। अंशुल उनका हाथ पकड़कर बोला, चुप हो जाए मॉम, ये सब कुछ मेरी ही वजह से है। अगर मैं आपका नालायक बेटा नहीं होता तो आपको इतनी सारी तकलीफें नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती, लेकिन कमी तो मेरे अंदर ही है ना। मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मुझे लगता है हमें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। किसी छोटे से मकान में रह लेंगे, मैं दिहाड़ी मजदूर करके अपनी जिंदगी काट लूंगा, लेकिन कम से कम ये नफरत तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। उसकी इन बातों ने तो अब जैसे अति का दिमाग और भी ज्यादा घुमा दिया था। वो जल्दी से बोली, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सुधरने को तैयार हो तो जश्न जी की टेंशन लेना बंद कर दीजिए। मैं उन्हें कहूंगी कि आपको इस घर में पूरी रिस्पेक्ट दी जाए, और अंशुल भैया, अगर आप प्रकृति भाभी के साथ दोबारा अच्छे से रहने का वादा करते हैं तो मैं जश्न जी से बात करूंगी। वो आपको ऑफिस में भी जगह देंगे, और एक एम्प्लॉय की हैसियत से नहीं बल्कि एक बॉस की हैसियत से। अंशुल बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, कहीं तुम ये सब कुछ इसलिए तो नहीं कह रही क्योंकि तुम्हें हम लोगों पर तरस आ रहा है? अगर ऐसा है तो बता दो, हम लोग इज्जत से जीना चाहते हैं। मेरा शेखावत इंडस्ट्रीज में काम करना जरूरी नहीं। अगर मुझे कहीं पर मजदूरी भी करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा, लेकिन अब मैं अच्छा इंसान बनकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, ना कि किसी की भीख की जिंदगी। अति एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मुझे आप पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ। अगर आप लोग एक दूसरा मौका चाहते हैं तो मैं आप लोगों को वो दूसरा मौका देने को तैयार हूँ, और ये कोई भीख नहीं है। मुझे आप लोगों की बातों में दम लग रहा है, सच्चाई लग रही है, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, और हाँ, आप लोगों को अगर कहीं जाना भी है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन विशाखा और प्रकृति यहाँ से नहीं जाएगी। बाकी आप लोगों को जैसा सही लगे वैसा कर लीजिएगा। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी। उसका डिनर खत्म हो गया था, और जैसे ही वो उठने लगी एक सर्वेंट वहां पर आई और दामिनी जी के सामने से खाने की प्लेट हटाने लगी। अति उसे रोकते हुए बोली, खबरदार, अगर आइंदा से ऐसे इन लोगों के सामने से प्लेट हटाई तो जब तक इनका डिनर खत्म नहीं हो जाता तब तक इनके सामने से प्लेट नहीं हटाई जाएगी, और इन्हें जो खाना है वही इनके लिए बनाया जाएगा। समझ आ गया या फिर दोबारा समझाऊं? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, मैं समझ गई मैम साहब, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये बोलकर वो पीछे की तरफ झुक गई और अति बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली गई ताकि थोड़ा सा टहल सके। हालांकि उसने ज्यादा तो नहीं खाया था क्योंकि जश्न वहां पर नहीं था और उसके बिना उसे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका खुली हवा में टहलने का थोड़ा मन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जश्न इस वक्त शेखावत इंडस्ट्रीज में था और अपने केबिन में बैठा था। उसके साथ ही अमन खड़ा था और वो गुस्से से अमन को घूर रहा था। अमन बुरी तरह से कांप रहा था क्योंकि किसी ने शेखावत इंडस्ट्रीज के अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की थी, और साथ ही साथ जश्न के वो पर्सनल अकाउंट्स भी जिसके बारे में विक्रम तक को नहीं पता था। जश्न गुस्से से अमन की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है अमन? आखिर हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के पास लीक हुई तो हुई कैसे? अमन घबराते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता बॉस। जश्न ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और बोला, नहीं पता तो जाकर पता करो, और अगर ना पता चले तो वापस मेरे पास मत आना। जाकर किसी कुएं में छलांग लगा लेना, क्योंकि अगर मेरे सामने आए तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। अमन डरते हुए बोला, आप मुझे बस आज रात का वक्त दे दीजिए बॉस। कल सुबह तक मैं ये जो कोई भी है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लगा लूंगा। जश्न ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बेहद सर्द आवाज में बोला, बाहर जाओ। अमन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जश्न एक बार फिर से बोला, मैंने कहा बाहर जाओ। अमन अब तुरंत बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद जश्न ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फिर उस पर कुछ काम करने लगा। उसने अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर दिए थे। पहले उसके हर एक अकाउंट का पासवर्ड अति की बर्थ डेट थी, जो उन लोगों के लिए जानना बहुत आसान था जो ये जानते हो कि जश्न के लिए सबसे ज्यादा खास अति है, लेकिन अब जश्न ने वो पासवर्ड भी चेंज कर दिया था। वो अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, तुम बेशक से जो कोई भी हो, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। जश्न सिंह शेखावत से पंगा लेने का अंजाम तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये बोलते हुए उसके जबड़े कसे हुए थे। उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा जिसमें तकरीबन 10 बजे बजने वाले थे। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी जगह से उठा और फिर नीचे पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी में आकर बैठा और शेखावत मैंशन के लिए निकल गया। आज सुबह से ही वो काम में इतना ज्यादा बिजी था कि अपनी बेबी डॉल को कॉल तक नहीं कर पाया, लेकिन जो कोई भी उसके अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा था उससे अपने अकाउंट्स बचाना भी जश्न के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो शेखावत मैंशन पहुंचा और गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ जाने लगा।
लेकिन फिर अचानक ही उसकी नज़र सामने गार्डन एरिया पर गई जहां दो गॉड्स एक टेबल के पीछे खड़े थे और उस टेबल पर अति आराम से सोई हुई थी। वो गॉड्स वहां पर इसीलिए खड़े थे ताकि अति को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब वो उसे उठाकर अंदर तो लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए वहां खड़े उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। वही जश्न वहां आया और अगले ही पल उसने अति को अपनी गोद में उठा लिया। अति भी किसी बच्ची की तरह उसकी गोद में सिमट गई। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो नींद में थी तो उसकी आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वही जश्न की आंखें भी एक पल के लिए बड़ी हो गई थी। वो अति को लेकर अंदर की तरफ आया और फिर सीधा सोफे पर ले गया। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, यहाँ क्यों लेकर आए हो आप मुझे जश्न जी? क्या आप अकेले बेड पर सोने वाले हो? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता नहीं चला क्या बेबी डॉल, तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं? उसकी बात सुनकर अति ने अब अपनी आंखों को पूरा खोल दिया और हैरानी से जश्न की तरफ देखने लगी। उसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन नींद में होने की वजह से उसे कुछ ढंग से समझ नहीं आया। वही जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, बस एक मिनट। ये बोलकर उसने पहले अति के लिए साफ कपड़े निकाले और फिर उन्हें टेबल पर रखकर खुद अति को लेकर वॉशरूम में चला गया, क्योंकि पूरे कपड़े खराब हो चुके थे। अति की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद पर ही रोना आ रहा था कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि उसे अपने पीरियड्स के बारे में ना पता चले। वही जश्न ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो तुरंत बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेबी डॉल? अति ने धीमे से कहा, मेरी वजह से आपके सारे कपड़े गंदे हो गए जश्न जी। ये बोलते हुए वो जश्न के कपड़ों की तरफ देख रही थी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोली, बस इतनी सी बात पर रोने लगी तुम? मुझे तो लगा जिस तरह से मैं पूरा दिन घर नहीं आया, मुझे आते ही तुम्हारा गुस्सा देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, मुझे तो तुम्हारे ये मोटे मोटे आंसू दिखाई दे रहे हैं। ये बोलते हुए उसने अति के एक आंसू को अपनी उंगली से छू लिया। अति तुरंत बोली, नाराज तो मैं आपसे हूँ, बहुत ज्यादा हूँ। दोपहर को मेरा इतना मन कर रहा था आपको प्यार करने का, लेकिन आप मुझसे दूर चले गए और अब जब आप आए हैं तो ये पीरियड्स। ये बोलते हुए उसने मुंह बना लिया। जश्न ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तो क्या हुआ अगर पीरियड्स आए हैं? प्यार तो मैं तुम्हें अभी भी कर सकता हूँ। हाँ, उस गहराई से नहीं जिस गहराई से करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी प्यार तो कर ही सकता हूँ ना। ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद इंटेंस हो गई थी और वो अति के चेहरे पर झुक गया था। उसने अपने दूसरे हाथ से शॉवर ऑन किया और उन दोनों पर शॉवर का पानी गिरने लगा, जिसकी वजह से अति के कपड़े भी भीगने लगे थे और जश्न के कपड़ों पर भी जो दाग लगा था वो धुलने लगा था। धीरे धीरे अति अब उसकी बाहों में सिमटने लगी। वो पूरी तरह से जश्न के सीने से लगी हुई थी। कुछ देर हॉट शॉवर लेने के बाद जश्न ने अति को इनरवियर पहनाए और फिर उसे लेकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने खुद से अति को कपड़े पहनाए और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, चॉकलेट खाओगी? अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपके पास चॉकलेट रखी है क्या? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसा हो सकता है क्या मेरी बेबी डॉल को कुछ चाहिए हो और वो चीज मेरे पास ना हो? उसकी बात सुनते हुए अति के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी और जश्न ने अब सामने कैबिनेट की तरफ जाकर एक बहुत बड़ा चॉकलेट का पैकेट निकाला और फिर उसे लेकर अति की तरफ आया। अति तुरंत उस चॉकलेट को अपने हाथ में लेने लगी, लेकिन जश्न ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोला, ऐसे कैसे? ये चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए लाया हूं तो इसे खाने का तरीका भी मेरा होगा और इसे तुम्हें खिलाऊंगा भी मैं। अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जश्न उसे लेकर बिस्तर पर आया और फिर उसे अच्छे से लिटा कर खुद भी उसके ऊपर झुकने लगा। उसने अति को तो कपड़े पहना दिए थे, लेकिन वो फिलहाल टॉवल में ही था और उसका कुछ पहनने का मन भी नहीं था। अति प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी और अब जश्न ने वो चॉकलेट का पैकेट खोला और फिर उसमें से चॉकलेट का एक टुकड़ा लेकर अति की तरफ बढ़ा। अति ने अपने होठों को खोल तो दिया था, लेकिन वो जश्न को भी हैरानी से देख रही थी, क्योंकि जश्न ने कहा था कि वो ये चॉकलेट उसे अपने तरीके से खिलाएगा, तो उसका तरीका इतना सीधा और सिंपल तो नहीं होगा। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तभी अचानक जश्न ने उस चॉकलेट के टुकड़े को अति के लिप्स पर रगड़ना शुरू किया और सारी चॉकलेट उसके लिप्स पर फैलने लगी। कुछ ही देर में वो चॉकलेट का पूरा टुकड़ा मेल्ट हो चुका था और अति ना अपने होठों को खोल पा रही थी और ना ही उन्हें अच्छे से बंद कर पा रही थी, क्योंकि चॉकलेट फैली होने की वजह से वो चॉकलेट खुद ब खुद उसके अंदर जा रही थी। लेकिन अब जश्न ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उस चॉकलेट को अपनी टंग से लिक करने लगा। जश्न अपना मुंह पूरी तरह से खोलता और फिर अति के होठों को पूरी तरह से अपने होठों में कैप्चर करता तो अति की हल्की सी सिसकी निकल जाती और उसने अपने दोनों हाथ जश्न के कंधों पर पूरी तरह से कस दिए थे।
जश्न ने जब तक वो पूरी चॉकलेट साफ नहीं कर दी तब तक वो यूं ही उसे किस करता रहा और फिर उसने चॉकलेट का एक टुकड़ा और लिया और उसे अति की गर्दन पर रखकर मेल्ट करने लगा। अति कांपती हुई आवाज में बोली, ऐसे तो सारी चॉकलेट आप ही खा जा रहे हैं जश्न जी, आप मुझे तो चॉकलेट खिला ही नहीं रहे। जश्न ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, खिलाऊंगा ना बेबी डॉल, तुम्हें भी मैं बहुत अच्छे से चॉकलेट खिलाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। जश्न की बात सुनकर एक पल के लिए तो अति की धड़कनें तेज हो गई थी। वो सोच रही थी कि जश्न पता नहीं कैसे ही उसे चॉकलेट खिलाएगा। जश्न के तरीके और जश्न दोनों ही उसकी सोच और समझ से बाहर थे। वहीं जश्न अब चॉकलेट का टुकड़ा अति की गर्दन पर रखकर उसे पूरी तरह से मेल्ट करने में लगा हुआ था और अति उस मेल्ट होती हुई चॉकलेट को महसूस करते हुए खुद मेल्ट होने पर आ गई थी। जश्न ने अब उस पूरी चॉकलेट की तरफ देखा और फिर अपनी जीभ को अपने होठों से बाहर निकालकर उन पर गोल गोल घुमाते हुए बोला, अब आएगा चॉकलेट खाने का असली मजा। अति मुंह बनाते हुए बोली, कर लीजिए आपको जो हरकतें करनी है, जब मैं हरकतें करने पर आई ना तो मैं भी बिल्कुल नहीं रुकने वाली। जैसे आप मुझे तड़पा रहे हैं वैसे मैं भी आपको बहुत तड़पाऊंगी जश्न जी। उसकी बात पर जश्न बस तिरछा मुस्कुराया। उसने अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाला और फिर उसकी गर्दन पर घुमाने लगा तो अति अब और भी ज्यादा पागल होने लगी। उसके हाथ जश्न के कंधों पर कसे हुए थे और वो हल्की हल्की सिसकियां भरने लगी थी। जश्न की जीभ जब जब उसे अपनी गर्दन पर चलती हुई महसूस होती तो उसके बदन में एक कट सा दौड़ता और वो अपने पैरों को बिस्तर पर गड़ा देती। कभी उसके हाथ जश्न के कंधों से हटकर बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कसने लगता, तो कभी वो बेसब्र होकर अपने हाथ वापस जश्न के कंधों पर रख देती। जश्न भी उसकी हरकतों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। वो जानता था कि उसकी बेबी डॉल को इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा। और अब धीरे धीरे जश्न और भी ज्यादा नीचे जाने लगा। उसने चॉकलेट का टुकड़ा अपने हाथ में एक बार फिर से लिया और अति की ब्रेस्ट पर गोल गोल घुमाने लगा। अति ने अपने होठों को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। जश्न ने वो पूरी चॉकलेट अब अति की ब्रेस्ट पर फैला दी और फिर अपने होठों से लिक करने लगा। इस बार अति ने आहें भरते हुए अपने हाथ जश्न के बालों में फंसा दिए थे। जश्न ने उसके सॉफ्ट पार्ट को हल्का सा अपने दांतों से बाइट किया तो अति ने जोरों से आह भरी। जश्न ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और बोला, क्या हुआ, पेन हुआ क्या? अति मासूमियत से बोली, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो पेन नहीं होगा तो क्या होगा जश्न जी? मुझे सच में बहुत ज्यादा पेन हुआ। अभी वो बोल ही रही थी कि जश्न अब उसके राइट साइड हुआ और एक बार फिर से उसके सॉफ्ट पार्ट पर बाइट करने लगा तो इस बार भी अति को जोरों से दर्द हुआ। वो एक बार फिर जोरों से चिल्लाई तो जश्न ने दोबारा उसे देखते हुए कहा, और भी ज्यादा पेन हुआ क्या? अति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, बहुत बहुत ज्यादा पेन हुआ। जश्न तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ये पेन तो ऐसे ही होगा बेबी डॉल, इसे तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तुम्हें चॉकलेट खानी थी ना, तभी तो चॉकलेट खाने का मजा आएगा। ये बोलते हुए उसने अपनी जीभ को एक बार फिर से बाहर की तरफ निकाला और अपने ऊपरी होंठ पर गोल घुमाया जहां पर थोड़ी सी चॉकलेट लगी थी। अति मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता था आप चॉकलेट के नाम पर मुझे इतना परेशान करेंगे। मुझे लगा मेरी क्रेविंग खत्म करने के लिए आप मुझे चॉकलेट खिला रहे हैं, लेकिन आप तो बड़े चालाक निकले जश्न जी। आइंदा से मैं आपसे कभी चॉकलेट नहीं मांगूंगी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम बेशक से मत मांगना लेकिन मैं खुद से चॉकलेट लाऊंगा और इसी तरह खाऊंगा क्योंकि ऐसे चॉकलेट खाने में जो मजा है वो मजा और कहाँ। उसकी बात पर अति कुछ बोल ही नहीं पाए, बस उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न ने अब एक बार फिर से पूछा, अच्छा चलो आखिरी बार पूछता हूँ तुमसे, तुम्हें चॉकलेट खानी है? अति ने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठों को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। जश्न अब उसके बगल में लेटा और अगले ही पल उसने बाकी की जो चॉकलेट थी उसे निकाला और फिर अपने होठों पर रगड़ने लगा तो वो सारी चॉकलेट अब मेल्ट होने लगी। अति उसे देखते हुए कुछ अलग सा फील करने लगी थी। वो अपने पीरियड्स में थी तो वैसे ही उसकी फिजिकल डिजायर और ज्यादा बढ़ चुकी थी, ये जानते हुए भी कि वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। वो तुरंत जश्न के ऊपर आई और अगले ही पल उसने जश्न के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए ऊपर बेड पर लगाया और खुद जश्न के चेहरे पर झुककर उसके होठों को पैशनेटली चूमने लगी। जितनी भी चॉकलेट जश्न के होठों पर फैली हुई थी उसने वो सारी अपने होठों से लिक कर ली और फिर जश्न की तरफ देखते हुए बोली, मेरी बारी आई तो आपने चॉकलेट खत्म कर दी? जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम हुक्म तो करो, चॉकलेट तो और भी आ जाएगी। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जश्न ने अगले ही पल तकिए के नीचे से एक चॉकलेट और निकाली तो आय ने तुरंत वो चॉकलेट जश्न के हाथों से छीन ली और फिर पूरी निकालकर जश्न की चेस्ट पर रगड़ने लगी।
जश्न ने उसे नहीं रोका और अति भी तब तक नहीं रुकी जब तक उसने वो पूरी चॉकलेट जश्न की चेस्ट पर नहीं फैला दी। उसे पूरे 15-20 मिनट इस चीज को करने में लग गए और अब वो बड़ी ही सिलेक्टिव नजरों से जश्न की तरफ देख रही थी। उसने एक बार फिर से जश्न के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी चेस्ट पर झुककर वो पूरी चॉकलेट साफ करने लगी। इस बार जश्न की सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया था और उसकी आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। जिस तरह से अति उसकी चेस्ट से वो चॉकलेट साफ कर रही थी, उसके हाथ भी अति के हाथों पर कस रहे थे और फिर उसने अति के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाया और उसकी पीठ पर कस दिया। सिर्फ अति ने जश्न की पीठ को लाल नहीं किया था, बल्कि अब जश्न भी अति की पीठ को लाल करने में लगा हुआ था। उसकी उंगलियों का प्रेशर इतना ज्यादा था कि अति की पीठ पर निशान बनते जा रहे थे। जब अति एक बार जो उसकी चेस्ट पर झुकी, तब तक नहीं रुकी जब तक उसने वो पूरी चॉकलेट खा नहीं ली और अब अपने होठों पर अपनी जीभ घुमाते हुए वो ऊपर की तरफ उठी और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, वैसे बात तो आपने सच कही थी जश्न जी, चॉकलेट खाने का जो मजा इस तरह से है वो और कहाँ। अति की बात सुनकर जश्न तुरंत बोला, तो फिर एक चॉकलेट और हो जाए। अति ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मैं थक गई और अब मुझे आराम से आपकी बाहों में सोना है। फिलहाल के लिए इतनी चॉकलेट मेरी क्रेविंग्स को शांत करने के लिए काफी थी। ये बोलते हुए वो जश्न के बगल में लेट गई और फिर जश्न ने उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। उन दोनों की बॉडी इस वक्त काफी चिपचिपी हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अति पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमटी हुई अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और जश्न भी कुछ वक्त यूं ही उसके चेहरे को देखता रहा और फिर उसके माथे को चुमकर गहरी नींद में चला गया। सुबह का वक्त अति की आंखें खुली तो उसने अपने बगल में देखा, जश्न वहां पर नहीं था। वो समझ चुकी थी कि जश्न जिम एरिया गया होगा। वो बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जिम एरिया की तरफ आए जहां जश्न पुश अप्स लगा रहा था। अति उसके सामने आकर खड़ी हुई तो जश्न हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात, तुमने शॉवर नहीं लिया। अति हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आज मैं कॉलेज नहीं जा रही तो मुझे शॉवर लेने की कोई जल्दी नहीं है। मैं आराम से 1-2 घंटे बाद शॉवर लूंगी। जश्न ने हैरानी से पूछा, क्यों, तुम्हें कॉलेज क्यों नहीं जाना। अति उसके सामने बैठते हुए बोली, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। ये बोलते हुए उसकी नजरें जश्न की चेस्ट पर थी। जश्न उसकी नजर अपनी चेस्ट पर देखते हुए बोला, अच्छा, और किस चीज का मन है तुम्हारा। अति तुरंत बोली, जिस चीज का मन है वो पॉसिबल तो नहीं हो सकती जश्न जी, वरना अब तक तो मैं खुद उस चीज को हासिल कर चुकी होती। जश्न भी तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो तुम्हें प्यार करने से मतलब है। सिचुएशन और कंडीशंस कैसी भी हो, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम। उसकी बातों का मतलब अति बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं जश्न जी, आपको अजीब नहीं लगेगा क्या। जश्न अपनी जगह से उठा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मजा आएगा। अति ने अब और भी ज्यादा मुंह बनाया और अपनी जगह से उठकर उसके करीब आए। उसके हाथ में एक टॉवल था जिससे वो जश्न का पसीना साफ कर रही थी। वो उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोली, वैसे आप हॉट तो काफी है जश्न जी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तभी तो लड़कियां मरती हैं मुझ पर। अति मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन अब अगर आप पर किसी ने मरने की कोशिश करी तो उसे सच में मार दूंगी मैं, हाँ नहीं तो। ये बोलते हुए उसने टॉवल को गोल घुमाया और फिर जश्न की पीठ पर लगाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अति की इस हरकत पर जश्न तुरंत बोला, क्या बात, मेरी बेबी डॉल आजकल वाइल्ड कैट बनने लगी है। अति तुरंत बोली, यस बिल्कुल, और अगर आपने गलती से भी किसी के करीब जाने की कोशिश की तो ये वाइल्ड कैट सबसे पहले पंजा आपको मारेगी, जरा बचकर रहिएगा। उसकी बात पर जश्न हंसने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, शॉवर लेने चले। अति तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। कल रात तो मेरे कपड़े खराब हो गए थे, लेकिन अब आप अकेले शॉवर लीजिए क्योंकि मैं कुछ देर के लिए नीचे जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। जश्न अचानक से बोला, सुना है आजकल तुम्हें लोगों पर बहुत तरस आने लगा है। अति के कदम एकदम से रुक गए और वो पलटकर जश्न की तरफ देखने लगी। उसकी बातों का मतलब वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वो जश्न की तरफ देखते हुए बोली, कई बार इंसान सच में बदलने की कोशिश करता है जश्न जी। अगर कोई गलती करे और अपनी गलती को ना माने तो उसे सजा देना बनता है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर पश्चाताप करना चाहे तो मुझे लगता है उस इंसान को माफ कर देना चाहिए। जश्न थोड़ी सख्त आवाज में बोला, और तुम्हें कैसे पता कि वो लोग सच में अपनी गलती पर गिल्टी फील कर रहे हैं। हो सकता है ना वो फरेब कर रहे हो।
अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ज्यादा तो लोगों को नहीं पहचानना आता मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार मुझे उनकी आंखों में सच दिखाई दिया जश्न जी। हो सकता है ना अंशिका के जाने के बाद अंशुल भाई सच में समझ गए हो कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। वो बेशक से जितना मुझसे धोखाधड़ी और फरेब कर ले, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उन्हें एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो उन्हें खुद को बदलना ही होगा। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत मासूम हो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि अंशुल और मिसेज शेखावत बदल चुके हैं तो इट्स ओके, मैं तुम्हारे ट्रस्ट पर ट्रस्ट करना चाहूंगा। अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इसका मतलब आप अंशुल भाई को शेखावत इंडस्ट्रीज में जॉब देंगे ना? मैंने उनसे वादा किया है जश्न जी, प्लीज मना मत कीजिएगा। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उसे बोल देना मुझसे आकर ऑफिस में मिलेगा, मैं देखता हूं मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। उसका इतना कहना ही अति के लिए काफी था। वो तुरंत उसके पास आई और जाकर उसके सीने में सिमट गई। वो उसकी चेस्ट पर हल्का सा बाइट करते हुए बोली, आपको पता है आप बेस्ट है। आई जस्ट लव यू जश्न जी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ भाग गई। जश्न उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, तुम बहुत मासूम हो बेबी डॉल, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मासूम नहीं हूं। मैं लोगों के चेहरे और दिमाग पढ़ने बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इतना तो मुझे भी पता है कि रातों रात एक कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन अंशुल और मिसेज शेखावत सुधर जाएं ऐसा होना लगभग से इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी तुम्हारी बात का मान मैं जरूर रखूंगा। आखिर मैं तुम्हारा जश्न जी जो हूं, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अति सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए। नीचे आते ही उसकी नजर प्रकृति पर गई जो किचन की तरफ जा रही थी। अति उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट रुकना प्रकृति भाभी। प्रकृति उसकी आवाज सुनकर रुकी। अति उसके सामने आकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, आप किचन में खाना बनाने के लिए जा रही है क्या? प्रकृति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, अंशुल जी को मेरे हाथों का बना हुआ पोहा बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए पोहा बनाने जा रही हूँ। जब से उन्होंने मुझे वापस एक्सेप्ट कर लिया है, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए क्या क्या करूँ, जो अब वो मुझे छोड़कर ना जाए। मैं हर एक वो कोशिश करना चाहती हूँ अति, जिससे हम दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाए। वो मुझे बहुत सारा प्यार करे। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। अति ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, अब अंशुल भाई आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे प्रकृति भाभी। वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। और आपको एक गुड न्यूज़ दूं, जश्न जी ने उनके लिए हाँ बोल दिया है। वो उन्हें शेखावत इंडस्ट्रीज में रखने के लिए तैयार है। हाँ, वो उन्हें कौन सी पोस्ट देंगे और कौन सी नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए तो इतना ही काफी है कि जश्न जी उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आई होप अंशुल भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रकृति कुछ कहती उससे पहले ही अंशुल बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अति। मैं तो खुद चाहता हूँ कि एक बार जश्न भाई मुझ पर यकीन करें और फिर मैं उनके यकीन पर खड़ा उतरूं। मैंने जो कुछ किया है उसके बाद मुझ पर भरोसा करना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारी बात मानकर उन्होंने मुझ पर भरोसा करने का फैसला लिया, यही मेरे लिए काफी है। अति उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वही प्रकृति भी मुस्कुरा रही थी और अंशुल के एक्सप्रेशंस थोड़े डार्क होते जा रहे थे। शेखावत मैंशन प्रकृति किचन में खाना बना रही थी और अति उसके साथ ही खड़ी थी। हालांकि खाना बनाना तो वो भी चाहती थी, उसका जश्न के लिए कुछ स्पेशल बनाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वो पीरियड्स में थी तो कुकिंग वगैरह से वो दूर ही रहना चाहती थी। हालांकि जश्न इन सब चीजों में यकीन नहीं करता था, लेकिन अति को थोड़ा अजीब लगता था। वहीं दूसरी तरफ जश्न अपने कमरे में रेडी हो रहा था। तभी उसके फोन पर एक वाइब्रेशन हुई। उसने अपने फोन को उठाया और अगले ही पल उसके होश उड़ गए। कल जो उसने अपने अकाउंट को हाई सिक्योरिटी पासवर्ड लगाया था वो भी कोई हैक करने की कोशिश कर रहा था और लगभग से हैक कर भी चुका था। सिर्फ 1% की कमी रह गई थी और वो थी उसका वो सिक्योरिटी क्वेश्चन जिसका जवाब जश्न के अलावा कोई और नहीं जानता था। उसने जो पासवर्ड लगाया था वो भला कैसे ही किसी और के पास जा सकता है। ये सोच सोचकर जश्न सच में अब पागल हो रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुठियां कसली और अगले ही पल अमन को कॉल कर दिया। वही अमन जो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। जैसे ही उसके फोन पर जश्न का कॉल आया उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जश्न की भड़कती हुई आवाज सुनाई दी, 10 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम ऑफिस नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पर पहुंचाऊंगा अमन की तुम याद रखोगे। ये बोलकर जश्न ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत रेडी होने लगा। वही अमन को तो समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन अब वो भी जल्दी जल्दी से रेडी होने लगा था। वही तकरीबन 5 मिनट बाद जश्न सीढ़ियों उतरते हुए नीचे की तरफ आया। अति जो वही हॉल में इधर उधर पंगे ले रही थी,
कभी कोई वास उठाकर साइड में रखती तो कभी कोई वास उठाकर टेबल के बीचों बीच रख देती। कभी पर्दों के कलर चेंज करने के बारे में सोचती तो कभी पूरे शेखावत मैंशन का हुलिया चेंज करने का ख्याल ही उसके दिमाग में सटक करने लगता। जैसे ही उसने जश्न को सीढ़ियां उतरते हुए देखा वो तुरंत उसके पास आई और अगले ही पल उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर उसने अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर लपेट दिया। जश्न ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे फिलहाल एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है बेबी डॉल, प्लीज साइड हट जाओ। अति गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, कल से मैं आपको देख रही हूँ जश्न जी, ये क्या बात हुई? जब जब मैं आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ तब तब आपको काम याद आ जाता है। कल भी आप मुझे यूं ही छोड़कर चले गए थे और आज भी आप यूं ही जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, जब तक आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जश्न ने अब थोड़ा सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा ना बेबी डॉल, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? अति तुरंत बोली, बेशक से कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है, मतलब वक्त बिताना है। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप चुपचाप मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर चलिए। ये बोलते हुए उसने जश्न का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगी, लेकिन अचानक ही जश्न ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो मत समझो, जब एक बार कह दिया मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बार बार क्यों मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोल रही हो? अगर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी और को भी कहीं नहीं जाना है। बिजनेसमैन हूँ मैं, बिजनेस करता हूँ, सारा दिन घर पर नहीं बैठ सकता, हजारों काम होते हैं मुझे। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं सारा दिन तुम्हारे साथ बैठा रहूं तो भूल जाओ बेबी डॉल, ऐसा नहीं होगा और अब मुझे कॉल करके डिस्टर्ब भी मत करना। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और अति बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। आज पहली बार था जब जश्न उसे इस तरह से डांट कर गया था। प्रकृति जो किचन से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी, जब उसने जश्न को यूं अति को डांटते हुए देखा वो तो हैरान रह गई। उसने भी कभी जश्न को इस तरह से अति के साथ ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा था। हालांकि जश्न किसी और के साथ भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, उसकी बात में वजन होता था, आवाज में एक सख्त लहजा होता था जिसे सुनकर ही सामने वाला डर जाए, इसलिए उसे आवाज ऊंची करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ तो उसकी आवाज आज शायद शेखावत मैंशन की दीवारों को भी सुनी होगी। प्रकृति अब अति के पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम बुरा मत मानो अति, शायद हो सकता है जश्न भाई इस वक्त किसी चीज को लेकर परेशान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ भाग गई। रूम में आते ही वो सीधा बेड पर औंधे मुंह होकर लेट गई और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक तकिए को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया और रोते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जश्न जी? आपने तो कभी बंद रूम में भी मुझ पर अपनी आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन आज आपने सबके सामने मुझसे चिल्लाकर बात की। आप तो कभी मुझे हल्का सा भी घूर कर नहीं देखते और आज आपने मुझे डांटा। ये बोलते हुए उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अंशुल और दामिनी जी जो वही हॉल में खड़े थे, उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, क्योंकि जश्न का अति को डांटना तो उन्हें भी कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि ये चीज लगभग से इम्पॉसिबल थी। दामिनी जी अपने रूम में चली गई तो अंशुल भी तुरंत उनके पीछे पीछे आया और बोला, अभी तो हमने खेल खेलना शुरू भी नहीं किया और सामने वाली टीम कमजोर होने लगी मॉम। इसीलिए मैं कहता था मॉम, यू हार मानने का कोई फायदा नहीं, हमें लड़ना होगा। अगर हमने ही अपने हथियार डाल दिए तो सामने वाला तो खुद ब खुद जीत जाएगा, लेकिन अगर हमने कोशिश की तो सामने वाले का दिमाग घुमाकर हम पूरी बाजी को अपने हाथ में ले सकते हैं। दामिनी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ज्यादा पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, इतना भी हवा में मत उड़ो कि फिर जब जमीन में उतरे जाओ तो तुम्हारे पैर जमीन पर लगे ही ना। अगर बात कोई और होती तो मुझे भी खुशी होती, लेकिन जो अभी हुआ उस चीज को देखकर खुशी से ज्यादा मुझे हैरानी हो रही है। वो अति जश्न की जान है, जैसे एक तोते की जान उसकी मैना में बसती है ना, वैसे ही जश्न और वो अति दोनों एक दूसरे की जान है। उन दोनों में लड़ाई तो लगभग से इम्पॉसिबल है। ऐसे में उसका अति पर चिल्लाना मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे समझना जरूर है। पता करो कि आखिर जश्न के आसपास ऐसा क्या हो रहा है कि जश्न इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहा है। कोई ना कोई परेशानी तो है जो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, शायद ऑफिस से रिलेटेड। अंशुल व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अति ने जश्न से बात कर रखी है मेरे ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में, तो मुझे ऑफिस जाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज ही ऑफिस जाऊंगा और पता करूंगा कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है।
हो सकता है जश्न का कोई नया दुश्मन आ गया हो। उस विक्रम के बारे में तो हाल फिलहाल में कुछ नहीं सुना, शायद उसे तो जश्न ने खत्म कर दिया और उस अंशिका को भी। दामिनी जी एकदम चौंक गई। अंशुल गुस्से से कांपते हुए बोला, इन लोगों ने अंशिका को मार दिया और इन्हें लगता है कि इन्हें उसकी मौत की कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन इन्हें सजा मैं दूंगा मॉम। अगर मैंने जश्न को पूरा बर्बाद नहीं कर दिया तो मैं भी अंशुल शेखावत नहीं। उसकी बात सुनते हुए दामिनी जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। आज उन्होंने पहली बार अंशुल के अंदर एक ऐसी आग देखी थी जो आज तक उन्हें कभी नजर नहीं आई। वो चाहती थी कि अंशुल भी जश्न से टकराए, उसे बताएं कि वो अकेला इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं, लेकिन अंशुल की हरकतें देखकर वो खुद अंशुल पर ज्यादा यकीन नहीं कर सकती थी। लेकिन आज वो अंशुल पर अपना दाव खेलने का सोच रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब अंशुल जरूर कुछ कर सकता है। वही अंशुल अब रूम से बाहर निकला और डाइनिंग टेबल पर आ गया। प्रकृति का चेहरा मायूस था। अति बिना खाए अपने रूम में चली गई तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो कुछ ही देर में अति के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके रूम में जाएगी। उसे पता था कि अति के पीरियड्स चल रहे हैं और ऐसे में उसका ज्यादा रोना भी सही नहीं और बिना खाना खाए रहना भी ठीक नहीं। अंशुल उसके पास आया और प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, हम सब तो खाना खा लेंगे लेकिन अति का क्या? तुम एक काम करो, हम सब बाद में खाना खाएंगे, पहले तुम अति के लिए खाना ले जाओ। उसकी बात सुनकर प्रकृति हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसे अंशुल की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, बस 10 मिनट में आती हूं मैं। ये बोलकर उसने जल्दी से प्लेट में नाश्ता लगाया और फिर अति के रूम की तरफ ले गई। वहीं अंशुल डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए बोला, अगर किसी को खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो उनकी मर्जी। मुझे अपना ब्रेकफास्ट कर ऑफिस जाना है। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं फालतू के लोगों पर जाया कर सकूं। जो लोग अब जश्न के लिए मैटर नहीं करते उनके बारे में मैं क्यों सोचूं। ये बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। एक सर्वेंट ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति ने आकर अति के रूम का दरवाजा नॉक किया। वो अब दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तकरीबन 2 मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो वो खुद हैरान हुई, क्योंकि अति पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और उसके हाथ में उसका कॉलेज का बैग था। प्रकृति चौंकते हुए बोली, ये क्या? तुम ऐसे रेडी क्यों हो गई? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा शॉवर लेने का मन नहीं कर रहा। आज तुम पूरा दिन रेस्ट करोगी? अति बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, लेकिन अब मुझे कॉलेज जाना है। वो एक्चुअली मैं भूल गई थी कि आज मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, लेकिन अब अचानक से याद आया तो कॉलेज जाना पड़ रहा है। ये बोलकर वो अपने रूम से बाहर निकली। प्रकृति उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन ब्रेकफास्ट तो कर लो। ये बोलते हुए वो चुप हो गई जब अति सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ बढ़ गई। वो उसके पीछे पीछे नीचे आए, लेकिन उसके नीचे आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अति तेज कदमों के साथ शेखावत मेंशन से बाहर जा चुकी थी। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठी और अगले ही पल उसकी गाड़ी कॉलेज के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ जश्न, जो शेखावत इंडस्ट्रीज पहुंच चुका था, वो गुस्से से अमन की तरफ देख रहा था। अमन अपना चेहरा झुकाकर बोला, सच में मेरा यकीन कीजिए बॉस, जब आपने ये पासवर्ड मुझे नहीं बताए तो भला ये पासवर्ड किसी और तक कैसे पहुंच सकते हैं? मुझे खुद नहीं पता कि आपने अकाउंट चेंज कब किया, कैसे किया, तो किसी और के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे जा सकती है? जश्न ने अपनी उंगलियों को सख्ती से जकड़ा हुआ था। इस वक्त उसका खुद का पूरा दिमाग घूम चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक खूबसूरत सा बंगला, जहां एक लड़की बिजनेस सूट पहनकर आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त काफी एटीट्यूड और गुरूर नजर आ रहा था। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। उस लड़की ने दरवाजे की तरफ देखा और बोली, हाँ रोशनी बताओ। वो लड़की रोशनी अंदर की तरफ आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपकी मीटिंग जश्न सिंह शेखावत के साथ फिक्स कर दी है मैम। आज 11 बजे की मीटिंग है। तकरीबन 10 बज गए हैं। मुझे लगता है हमें मीटिंग के लिए निकलना चाहिए। वो लड़की जो बिजनेस सूट में आईने के सामने खड़ी थी, वो मुस्कुराई और बोली, कौन से होटल में है मीटिंग? रोशनी तुरंत बोली, होटल रॉयल। होटल का नाम सुनकर उस लड़की के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। उसने तुरंत रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, तृप्ति आहूजा हूं मैं। तुम्हें लगता है कि मैं होटल रॉयल में जाऊंगी जो मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता? रोशनी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि होटल रॉयल मुंबई के बेस्ट होटल में था, जहां एक रूम का रेंट सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए लगभग से 50,000 था। वो तुरंत बोली, लेकिन होटल रॉयल। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही तृप्ति बोली, मैंने तुम्हें जो कहा है वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? अगर तुम कहो तो दोबारा बोलूं? रोशनी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली,
नहीं मैम, आपको दोबारा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और होटल में मीटिंग के अरेंजमेंट करवा देती हूँ। होटल ताज तो चलेगा ना? तृप्ति मुस्कुराई और बोली, अब तुम्हें मेरी चॉइस समझ में आई। रोशनी मुस्कुराई और तुरंत वहां से बाहर चली गई। तृप्ति तो खुश हो गई थी, लेकिन अब रोशनी के सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो जश्न को कैसे होटल ताज आने के लिए कहे। मुश्किल से तो उसने होटल रॉयल की अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। उसने तुरंत अमन को कॉल किया। वहीं अमन जो जश्न के सामने बैठा था, जैसे ही उसके फोन पर रोशनी की कॉल आई उसने कॉल रिसीव किया और गलती से फोन स्पीकर पर हो गया। अगले ही पाल वहां रोशनी की आवाज गूंजी, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी मिस्टर अमन। वो तृप्ति मैम होटल रॉयल में नहीं मिल सकती। उन्हें वो होटल पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो होटल ताज में मिस्टर शेखावत से मिलना चाहती है। तो प्लीज आप मीटिंग की लोकेशन होटल रॉयल नहीं बल्कि होटल ताज रखिएगा। अमन को रोशनी की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। पहले ही जश्न और वो दोनों परेशान हो रहे थे और ऊपर से रोशनी का वो सब कहना। वो गुस्से से बोला, अगर आपकी मैम को ये मीटिंग नहीं करनी तो इट्स ओके, लोकेशन चेंज नहीं होगी। अभी वो बोल ही रहा था कि जश्न ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोला, मीटिंग होटल ताज में होगी। अमन हैरानी से जश्न की तरफ देखने लगा, क्योंकि आज तक कभी जश्न ने किसी और की कंडीशंस पर कोई मीटिंग नहीं की थी। शेखावत इंडस्ट्रीज जैसे ही जश्न ने अमन को अपना हाथ दिखाया वो तुरंत फोन पर बोला, इट्स ओके मिस रोशनी, अगर आपकी मैडम इस तृप्ति आहूजा होटल ताज में मिलना चाहती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 बजे की मीटिंग अब ताज होटल में ही होगी। सामने से रोशनी की आवाज आए, थैंक यू सो मच सर। अमन ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जश्न की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, ये क्या बात हुई सर, आपने मीटिंग लोकेशन चेंज होने पर भी मीटिंग में शामिल होने से मना नहीं किया। आप तो कभी दूसरों की कंडीशन पर मीटिंग नहीं करते, तो आज ये सब। जश्न कुछ सोचते हुए बोला, जब जिंदगी में तूफान आता है तो वो लोग जो उस तूफान के पीछे होते हैं वही हमारे आसपास आने की कोशिश करते हैं। कुछ संभालने का ड्रामा करते हैं तो कुछ बस ये देखने आते हैं कि हम उस तूफान से कितना इफेक्ट हो रहे हैं। ये तृप्ति आहूजा आज तक कभी मुझसे मिलने के लिए इतनी डेस्परेट नहीं हुई जितनी पिछले 2 दिन से थी। तभी मैंने इसकी मीटिंग अपॉइंटमेंट के लिए तुम्हें हाँ कहा था और अब ये मुझे नखरे दिखा रही है। कुछ ना कुछ तो है अमन, जो मुझे पता करना होगा कि आखिर इस तृप्ति आहूजा को प्रॉब्लम क्या है और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जश्न सिंह शेखावत अपने अंदाज में निकालेगा। उसकी बात सुनते हुए अमन बस उसकी तरफ देख रहा था। आधी बातें तो उसे समझ में आई और आधी उसके ऊपर से गुजर गई। वहीं दूसरी तरफ रोशनी अपने फोन की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड मिस्टर शेखावत मान गए, अगर वो नहीं मानते तो तृप्ति मैडम तो मेरी जान ले लेती, पर अब वो भी खुश हो जाएंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मिस्टर शेखावत मीटिंग के लिए लोकेशन चेंज करने को मान गए हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी लंबी सी स्माइल थी। वो तुरंत तृप्ति के रूम में वापस आए। अब तृप्ति पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और उसने अपना फोन अपने हाथ में लिया हुआ था। उसने एक नज़र रोशनी की तरफ देखा तो रोशनी तुरंत अंदर की तरफ आई और उसका बैग उठाकर साथ में रखी हुई 2 फाइल्स भी अपने हाथ में लेते हुए बोली, मैंने शेखावत इंडस्ट्रीज में कॉल किया था मैडम और वो लोग लोकेशन चेंज करने के लिए मान गए हैं। तृप्ति गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, मानते भी कैसे नहीं, सामने तृप्ति आहूजा जो है। रोशनी टुकुर टुकुर तृप्ति की तरफ देख रही थी। अभी तृप्ति इतना एटीट्यूड शो कर रही थी, लेकिन सच में पिछले कुछ दिनों से तृप्ति ही डेस्परेट होकर जश्न से मिलने की कोशिश कर रही थी। बेशक से अब वो अपना एटीट्यूड दिखा रही हो, पर उसकी रियलिटी रोशनी भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो एक नंबर की अटेंशन सीकर है। रोशनी ने बैग और फाइल्स उठा लिया था और अब वो तृप्ति के आगे चलने का इंतजार कर रही थी ताकि उसके पीछे पीछे चल सके, लेकिन तभी तृप्ति उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम बाहर जाकर गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। रोशनी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर बाहर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद तृप्ति ने किसी को अपने फोन से कॉल किया और जैसे ही सामने से कॉल रिसीव हुआ उसने जल्दी से पूछा, तुम वहां पर पहुंच गए हो ना? सामने से आवाज आई, हाँ मैं कॉलेज में पहुंच तो गया हूं, लेकिन शायद वो आज कॉलेज नहीं आए। तृप्ति हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? सामने वाला शख्स तुरंत बोला, अब ये तो मुझे नहीं पता, मुझे उससे दोस्ती करनी है, उसके करीब जाना है, लेकिन पहले से उसका दोस्त नहीं हूं मैं जो मुझे पता होगा कि वो कॉलेज क्यों नहीं आए। तृप्ति गुस्से से बोली, मेरे साथ जुबान संभाल कर बात करो। सामने वाला शख्स एकदम से चुप हो गया, लेकिन फिर अचानक ही बोला, वो आ गई कॉलेज, अभी वो मेरी नजरों के सामने ही है, बस गाड़ी से उतर रही है, मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर सामने की तरफ चला गया, जहां पर कोई और नहीं बल्कि अति ही गाड़ी से उतर रही थी।
वो गाड़ी से उतरकर ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, अब वापस चले जाइए, जब मुझे घर जाना होगा तो मैं आपको आधा घंटा पहले इन्फॉर्म कर दूंगी। ड्राइवर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। अति कॉलेज के अंदर की तरफ आने लगी, तभी अचानक से वो किसी से टकराई और उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका फोन नीचे गिर गया और अगले ही पल उसकी स्क्रीन टूट गई। अति के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसे फोन की टेंशन नहीं थी, फोन तो वो और भी ले सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर जश्न का कॉल उसके पास आता भी तो उसे पता नहीं चलता और वो बेसब्री से जश्न के कॉल की वेट कर रही थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि जश्न को अपनी गलती रियलाइज हो कि उसे अति से ऐसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी और वो अति को कॉल करके मनाए, उसे अपने पास बुलाए या फिर वो खुद उसके पास आए। वो गुस्से से उस शख्स की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें चलना नहीं आता क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? वो शख्स तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका फोन नीचे गिर गया, लेकिन वो मेरा पैर हल्का सा लड़खड़ा गया था तो मैं आपसे टकरा गया। ये बोलते हुए उसने अपने पैर की तरफ देखा तो अति का ध्यान भी उस शख्स के पैर की तरफ गया, जिस पर उसके अंगूठे से खून बह रहा था। मतलब वो सच कह रहा था, वो जानबूझकर उससे नहीं टकराया था। वो जल्दी से बोली, आपके पैर से तो खून बह रहा है, प्लीज आप जल्दी से जाकर बैंडेज लगा लीजिए। मेरा तो फोन गिरा है जिसकी मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपके तो पैर पर काफी चोट लग गई है। वो शख्स नीचे की तरफ झुका और उसका टूटा हुआ फोन अति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, और मेरी वजह से आपका फोन जो खराब हुआ, बेशक से आपके लिए ये ज्यादा कीमती नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो एक एक पैसा मायने रखता है। काश मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता, लेकिन सॉरी, फिलहाल मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अति जल्दी से बोली, अरे प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, आप जाइए या फिर 1 मिनट रुकिए। ये बोलकर उसने अपने आसपास देखा। सामने ही उसे लाइब्रेरी नजर आए। वो लाइब्रेरी में गई और वहां से एक बैंडेज लेकर बाहर निकली। वहां स्टूडेंट के लिए मेडिकल बॉक्स हमेशा रहता था। वो शख्स अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। अति ने अपने हाथ में पकड़ी बैंडेज उस शख्स की तरफ बढ़ाई और बोली, प्लीज आप इसे अपने पैर पर लगा लीजिएगा, एंड आई एम सो सॉरी। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई। वो शख्स अपनी गहरी नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था। अब उसने अपने पैर की तरफ वापस देखा और तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए ये छोटी सी चोट तो क्या मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि अगर तुम मेरे जाल में फंसोगी तभी तो मुझे वो मिलेगा जो मुझे सालों से चाहिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा शातिर हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अति अंदर की तरफ आए तो आते ही उसकी नजर रिया पर गई, जो अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, लेकिन जब रिया ने अति की तरफ देखा तो उसके कदम रुक गए और वो अति की तरफ दौड़ी चली आई। वो अति की तरफ देखते हुए बोली, पहले तो मुझे लगा कि तुम कॉलेज में नहीं आओगी, मेरा मूड खराब हो गया था। कल भी तुम पता नहीं मॉल से कहाँ गायब हो गई, और वो सुनैना भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन तुम मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना अति? अति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, ठीक भी है और नहीं भी। रिया ने हैरानी से पूछा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगी मैं, लेकिन इतना समझ लो कि सुनैना जैसी लड़कियों पर कभी यकीन मत करना। वो जैसी हम दोनों के सामने थी, सच में वैसी नहीं थी। उसके इरादे बहुत गलत थे, पर मेरे जश्न जी ने मुझे उसके इरादों से बचा लिया। पर तुम्हें संभल कर रहना होगा रिया। ऐसे लोग सामने से तो मीठा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन इनके अंदर जहर भरा होता है। उसकी बात पर रिया हैरान थी। उसने तो सुनैना को अच्छी लड़की समझा था, लेकिन सुनैना भी ऐसी निकलेगी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अति की तरफ देखते हुए बोली, थैंक गॉड तुम ठीक हो, और अगर वो सुनैना अब गलती से कॉलेज में आए ना तो देखना मैं कैसे उसकी चटनी बनाऊंगी। आए बड़ी तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली, अगर मैंने इसकी अकल ठिकाने नहीं ला दी तो मैं भी कुछ नहीं। उसकी बात पर अति हंसने लगी और बोली, अब तुम यहीं पर खड़ी उसको सबक सिखाती रहोगी या फिर अंदर क्लास की तरफ भी चलोगे? पहले ही मेरा एक लेक्चर मिस हो चुका है, मैं अब और लेक्चर मिस नहीं करना चाहती। उसकी बात पर रिया भी हंसने लगी थी। वो अति के साथ क्लासेस की तरफ बढ़ गई। वो दोनों जाकर अभी अपनी क्लास में बैठे ही थे कि वो शख्स जिसकी अति के साथ टक्कर हुई थी, वो अंदर की तरफ आया। उसे देखते हुए अति हैरान हो रही थी। वही वो शख्स अब क्लास के बीचों बीच खड़ा हुआ और बोला, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं निखिल अरोड़ा, आप सब लोगों का न्यू इंग्लिश प्रोफेसर। उसका इंट्रोडक्शन सुनकर अति हैरान हुई। अब उसे टेंशन हो रही थी कि उसने निखिल को अंधा और पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। हाँ, बाद में उसने उसे सॉरी बोल दिया था, लेकिन उसका पहला इंप्रेशन तो खराब हो गया था। वही निखिल अति की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे तो मेरी मुलाकात हो चुकी है,
अब बाकी सब लोग भी अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दे तो बेटर होगा, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स मुस्कुराए और फिर उसे इंट्रोडक्शन देने लगे। अति अजीब सी नज़र से उसे देख रही थी। उसका पूरी क्लास के सामने ऐसे बोलना उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ ताज होटल जश्न की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और जश्न अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लिफ्ट एरिया की तरफ आया। अमन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों टॉप फ्लोर पर आए, जहां पर मीटिंग के लिए रूम बुक था। अमन ने दरवाजा खोला तो जश्न अंदर की तरफ आया, जहां पर अभी तक फिलहाल कोई नहीं आया था। जश्न ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा। 11:05 हो गए हैं अमन, और आज तक ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जहां पर जश्न दूसरों से पहले पहुंच जाए और उसे इंतजार करना पड़े। लेकिन यहां कोई मुझे इंतजार करवाने का सोच रहा है, जबकि सबको पता है कि जश्न सिंह शेखावत किसी का इंतजार नहीं करता। अमन उसकी बात सुनकर बोला, बॉस अब तो मुझे भी बहुत कुछ अजीब लगने लगा है। मुझे तो लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन जश्न सिंह शेखावत ने जो आज तक नहीं किया वो आज करेगा। आज वो इंतजार करेगा मिस तृप्ति आहूजा का। ये बोलते हुए वो जाकर सोफे पर बैठ गया। अमन हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। 10 मिनट बाद रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और तृप्ति अंदर की तरफ आए। ब्लैक कलर का बिजनेस सूट और ब्लैक हाई हील्स के साथ दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी और अट्रैक्टिव भी। उम्र लगभग से 25-26 साल के आसपास होगी, मतलब जश्न से ज्यादा छोटी नहीं। वो जश्न की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर शेखावत, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप तो जानते हैं ना मुंबई का ट्रैफिक। ये बोलते हुए वो जश्न के बिल्कुल पास आ गई। वहीं जश्न अपनी जगह से उठा नहीं था, लेकिन तृप्ति सोच रही थी कि जश्न उठेगा। अब उसने यूं ही अपना हाथ बढ़ाया तो जश्न उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके मिस आहूजा, अब मुंबई में रहते हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। ये बोलकर अब उसने अपना हाथ तृप्ति की तरफ बढ़ा दिया तो तृप्ति जो अपना हाथ पीछे लेने वाली थी, क्योंकि जश्न जो उससे हेलो कर ही नहीं रहा था, उसने तुरंत जश्न से अपना हाथ मिला दिया। तृप्ति अब उसके सामने बैठी और मुस्कुराते हुए जश्न की तरफ देखने लगी। रोशनी भी वहीं पर खड़ी थी। तृप्ति जश्न की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप माइंड ना करें तो क्या ये मीटिंग हम दोनों अकेले कर सकते हैं? आई मीन अगर हमारे पर्सनल असिस्टेंट बाहर चले जाएं तो। जश्न मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं। उसकी बात सुनकर अमन ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से बाहर चला गया। रोशनी भी बाहर जाने लगी। तृप्ति उसे रोकते हुए बोली, ड्रिंक वगैरह ऑर्डर कर देना। रोशनी अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए बाहर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद तृप्ति अब जश्न की तरफ देखते हुए बोली, अब बताइए मिस्टर शेखावत कैसे हैं आप? जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, ये बिजनेस मीटिंग है ना? तृप्ति थोड़ा हैरान हुई और बोली, मतलब? जश्न सार्कास्टिकली बोला, आई मीन आप मेरा हाल चाल पूछ रही है? मुझे तो लगा ये बिजनेस मीटिंग है तो यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड बातें होंगी। वो प्रोजेक्ट जो आप मेरे साथ करना चाहती हैं उसकी बातें होंगी, लेकिन आप तो मेरा हाल चाल पूछ रही है। तृप्ति थोड़ा सकपका गई, लेकिन तभी जश्न मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, कभी कभी मुझे मजाक करना अच्छा लगता है। वेल आप बताइए आप कैसी हैं मिस तृप्ति? तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छी। वेल मैंने आपका हाल चाल पूछा क्योंकि आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि हाल चाल पूछना चाहिए, वरना बाकियों को तो तृप्ति जरा भी भाव नहीं देती। तृप्ति केयर भी उनकी करती है जिनकी उनके दिल में खास जगह है, वरना लोग तो इस दुनिया में हजारों हैं मिस्टर शेखावत। अब हर किसी से ना ही हाल चाल पूछा जाता है और ना ही उनसे मुलाकात की जाती है। ये बोलते हुए उसने अपने बालों को बड़ी ही अदा से अपनी गर्दन के पीछे किया। तब तक एक वेटर ड्रिंक्स लेकर वहां पर आ चुका था और टेबल पर ड्रिंक्स रखकर वहां से चला गया। तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, पहले ड्रिंक हो जाए। जश्न ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और ड्रिंक का गिलास उठाकर सामने की तरफ अपना हाथ किया तो तृप्ति ने भी तुरंत अपना गिलास लिया और जश्न के गिलास से टकराते हुए बोली, चीयर्स टू आवर रिलेशनशिप। जश्न की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। तृप्ति तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, आई मीन बिजनेस रिलेशनशिप, लेकिन अब जब बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्ती भी तो हो ही जाएगी ना मिस्टर शेखावत। जश्न उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। ताज होटल जश्न गहरी नजरों से तृप्ति की तरफ देख रहा था और तृप्ति भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ड्रिंक खत्म होने के बाद उन दोनों के बीच अब बिजनेस रिलेटेड बातें होने लगी, लेकिन उनमें भी तृप्ति जश्न के साथ फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी, उसके साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ये उसकी जश्न के साथ पहली मीटिंग नहीं बल्कि ना जाने वो जश्न को कब से जानती है।
उसे पहचानती है और जश्न उसकी हरकतों को सिर्फ नोटिस कर रहा था। वो अपनी तरफ से ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा था और ना ही तृप्ति को ये फील होने दे रहा था कि उसकी नज़र तृप्ति की हरकतों पर है। कुछ ही देर बाद मीटिंग खत्म हुई और तृप्ति जश्न की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देना चाहिए मिस्टर शेखावत, और अब ये होटल का काम है तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो लोकेशन ढूंढनी होगी। मुझे लगता है हमें ये होटल मुंबई के बाहरी एरिया में बनाना चाहिए, लाइक एक टूरिस्ट प्लेस जो एक रिजॉर्ट की तरह हो, जहां पर सारी लग्जरियस फैसिलिटीज हो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, काम डाउन मिस तृप्ति आहूजा, ये सब तो हम तब फाइनल करेंगे ना जब हमारे ये डील फाइनल होगी। आपने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी तक मैंने इस डील को डन नहीं किया है, मैंने इसके लिए हाँ नहीं कही है। उसकी बात सुनकर तृप्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से बोली, लेकिन अभी अभी तो हमने डिस्कस किया ना मिस्टर शेखावत। जश्न तुरंत बोला, हाँ तो डिस्कस ही तो किया है ना मिस तृप्ति, कुछ फाइनल तो नहीं किया। तृप्ति की बोलती अब एकदम से बंद हो गई। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इट्स ओके मिस्टर शेखावत, अगर आप ये डील नहीं करना चाहते। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले जश्न बोला, मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। अब तृप्ति एक बार फिर से खामोश हो गई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या, और तभी जश्न ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, कंग्रेचुलेशन, मुझे आपकी ये डील पसंद आई इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत जल्दी सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दी जाएगी, सारा पेपर वर्क हो जाएगा और साथ ही साथ जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी हम दोनों विजिट करेंगे। आई होप आपने लोकेशन वगैरह पहले से ही चेक कर रखी होगी। तृप्ति का चेहरा एकदम खिला हुआ था। वो तुरंत बोली, यस यस ऑफ कोर्स मिस्टर शेखावत, मैंने सब कुछ फाइनल कर रखा है, बस आपके साथ एक विजिट करनी है, देखिएगा आपको भी वो लोकेशन जरूर पसंद आएगी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आई होप सो, वेल अब मैं चलता हूँ, दोबारा जल्द ही मीटिंग होगी। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और फिर वहां से बाहर की तरफ निकल गया। तृप्ति ने राहत की एक सांस ली और बोली, थैंक गॉड मिस्टर शेखावत को कुछ शक नहीं हुआ, वरना मेरा प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाता। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जश्न बाहर की तरफ आया, रोशनी अंदर की तरफ आई और आकर तृप्ति की तरफ देखने लगी। तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, डील फाइनल हो चुकी है, अब मुझे मेरा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। रोशनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वही जश्न लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। अमन उसके साथ साथ चलते हुए बोला, कुछ पता चला क्या बॉस? तारांकन? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिसे मैं कुछ खास समझ रहा था वो तो नॉर्मल से भी गई गुजरी निकली। ये वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, वो कोई और है। हाँ, इरादे तो इसके भी नेक नहीं है, कुछ ना कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये वो नहीं जो जश्न सिंह शेखावत से डायरेक्ट पंगा ले रहा है। ये तो एक झूले पर बैठी है और अभी तक ये भी नहीं पता कि वो झूला आसमान की तरफ जाएगा या फिर नीचे जमीन की तरफ गिरेगा, लेकिन जो जश्न सिंह शेखावत के सामने अपना दिमाग चल रहा है, इतना जरूर कन्फर्म है कि उसके दिमाग की मैं ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि उसकी 7 पुश्ते याद रखेंगे। अमन बस उसकी तरफ देखता ही रह गया और जश्न लिफ्ट के अंदर इंटर हो गया। अमन भी जल्दी से लिफ्ट में आया, वरना जश्न उसे यूं ही छोड़कर चला जाता। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में अति बाहर की तरफ खड़ी थी। अभी अभी कुछ वक्त पहले ही उसने ड्राइवर को कॉल किया था। उसके पास अपना फोन तो नहीं था, इसलिए उसने किसी और के फोन से ड्राइवर को कॉल किया था। तभी निखिल की गाड़ी, जो ज्यादा महंगी तो नहीं थी लेकिन नॉर्मल थी, वो अति के सामने आकर रुकी। निखिल ने अपनी विंडो को डाउन किया और फिर अति की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? अति उसके सवाल पर एकदम चौंक गई। निखिल तुरंत बोला, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ खड़े देखा तो मुझे लगा तुम परेशान हो रही होगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकता हूँ। अति तुरंत बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से मैनेज कर लूंगी सर, आप फिक्र मत कीजिए। निखिल फीका सा मुस्कुरा कर बोला, कहीं तुम मेरी गाड़ी में इसलिए तो नहीं बैठना चाहती क्योंकि मेरी गाड़ी ज्यादा लग्जरियस नहीं है? आई मीन लड़कियों को तो बड़ी गाड़ियां और ये सब कुछ पसंद होता है ना, और मैंने तो सुना है कि तुम अति शेखावत हो, जश्न सिंह शेखावत की बीवी, तो फिर तुम्हें तो ये छोटी गाड़ी कैसे ही पसंद आएगी? अति उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उसे छोटी गाड़ी से प्रॉब्लम थी, वो बस यूं ही किसी के साथ भी गाड़ी में नहीं बैठ सकती थी, ये जानते हुए भी कि जश्न को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। बेशक से फिलहाल उसकी जश्न के साथ लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसे अपनी लिमिट्स बहुत अच्छी तरह से पता थी। लेकिन अब जब उसने निखिल का चेहरा लटके हुए देखा तो वो फीका सा मुस्कुरा कर बोली,
ऐसा कुछ भी नहीं है सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो ओके, मैं आपके साथ चलती हूँ। ये बोलकर वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। निखिल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ। वो बस आज तुमने मेरी हेल्प की तो बेशक से मेरे पैर पर तुम्हारी वजह से चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बैंडेज ला कर दी तो मैं भी बस तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। अति बस हल्का सा मुस्कुराए, उसने निखिल को कोई खास जवाब नहीं दिया क्योंकि बेशक से वो उसकी गाड़ी में बैठ गई थी लेकिन उसके साथ ज्यादा घुलने मिलने वाली नहीं थी। निखिल भी उसकी तरफ देख रहा था। अति को बाहर देखते हुए देख वो तिरछा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, तुम तो बड़ी जल्दी बोतल में उतर गई। बस यूं ही अब मुझे तुम्हें अपनी तरफ खींचना है और खुद पर यकीन करवाना है ताकि तुम बेझिझक मेरे साथ कहीं भी चल सको और फिर वो हो सके जो हम लोग चाहते हैं। ये बोलते हुए उसकी चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी गाड़ी वहां से निकलते ही अति ने जिस ड्राइवर को बुलाया था, उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में पहुंची और वो ड्राइवर अति को ढूंढने लगा, लेकिन तभी वहां खड़े एक गार्ड ने उसे बताया कि अति तो एक प्रोफेसर की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुकी है। वो ड्राइवर हैरान रह गया। अगले ही पल उसने जश्न को कॉल लगा दिया। जश्न जो अभी अभी होटल से बाहर निकल ही रहा था, उसके फोन पर ड्राइवर का कॉल आया था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से ड्राइवर की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने बिना उस ड्राइवर को कोई जवाब दिए ही कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलेज के रास्ते की तरफ निकल गया। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी और फिर अचानक ही उसकी गाड़ी निखिल की गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई। निखिल जो नॉर्मल अपनी गाड़ी चला रहा था, जैसे ही जश्न की गाड़ी उसकी गाड़ी की आगे आकर एक झटके से रुकी, उसके होश उड़ गए। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। वही जश्न की गहरी नजरें निखिल के साथ वाली सीट पर बैठी अति पर थी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उन दोनों की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए अति वाली साइड की तरफ आया। अति दरवाजा खोलने वाली थी लेकिन उससे पहले ही जश्न ने आकर उस साइड का दरवाजा खोला और अति की तरफ देखते हुए बोला, ड्राइवर का इंतजार नहीं हुआ तुमसे बेबी डॉल? कुछ ज्यादा ही जल्दी थी क्या कॉलेज से आने की, या फिर घर पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा ही बेसब्र थी तारानकन? उसकी बातें सुनते हुए अति मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। एक तो वो सुबह उस पर चिल्लाया, दूसरा पूरा दिन उसने उसकी कोई खबर नहीं ली। उसका फोन बंद था लेकिन जश्न को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी और अब वो उल्टा उसे ही अजीब सी बातें सुना रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।